प्लासी की लड़ाई 1757 में ब्रिटिश घुसपैठियों के हाथों बंगाल की हार के बाद अगले 100 वर्षों तक भारत के लोगों ने अपनी खोई हुई आजादी वापस पाने के लिए निरंतर कठिन और त्रासद संघर्ष किया। स्वतंत्र नागरिकों के रूप में अंतिम निर्णायक जंग उन्होंने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी। इस महासंग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और वीरांगना झलकारी बाई जैसे महान सेनानी पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में डटे रहे, लेकिन उनके अद्वितीय शौर्य और आत्म बलिदान के बावजूद किस्मत और नेतृत्व की कमजोरियों ने इस रण को निर्णायक मोड़ तक पहुंचने नहीं दिया और अंततः 1858 का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। इस पराजय के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। अंग्रेज साम्राज्यवाद ने योजनाबद्ध तरीके से भारत को अपनी जकड़ में कसना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय समाज पर बेतहाशा जुल्म और उत्पीड़न बढ़ते चले गए। आम लोगों का जीवन दिन ब दिन भयावह होता गया। भूख, बीमारी और गरीबी ने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अंग्रेजों को भारतीयों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं था। उनका मकसद केवल भारत की दौलत लूटना और अपने जहाजों में भरकर इंग्लैंड ले जाना था। वे ऐशो आराम और मौज मस्ती में डूबे रहते, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता मजबूर होकर करों का बोझ ढोती और अंग्रेजों की बेरहम मारखानी सहती थी। भारत की जनता उस समय खून और आंसुओं के समंदर में डूब रही थी, लेकिन उनके दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी कभी बुझी नहीं। यही चिंगारी आगे चलकर आग का रूप बनी, जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला डाला। और ठीक उसी समय जब 45 वर्ष पूरे होने पर महारानी विक्टोरिया के शासन का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था, उसी दौरान 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक छोटे से शहर में एक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और इनके जन्म के कुछ समय बाद उन्हें सरकारी वकील की उपाधि मिली। इनकी माता प्रभावती बोस एक स्नेहमयी और आदर्श गृहिणी थीं। उन दिनों इनका परिवार समाज में उच्च श्रेणी के मध्य वर्गीय परिवारों में गिना जाता था। धीरे धीरे जानकीनाथ बोस बंगाल विधान परिषद के सदस्य बन गए। इसके कारण वे अंग्रेजों के अधिवेशनों में भाग लेते रहते थे और यही बात अंग्रेजों को कभी हजम नहीं होती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में प्राप्त की। इस स्कूल में भारतीय बच्चों की तुलना में यूरोपियन बच्चों की संख्या अधिक थी, इसलिए वहां बोलचाल, रहन सहन और हर गतिविधि अंग्रेजी में ही होती थी। भारतीय बच्चों पर अंग्रेजी सीखने के लिए विशेष जोर दिया जाता था, जबकि भारत की भाषा और इतिहास को नजरअंदाज कर दिया जाता था। यही बात बालक सुभाष के हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़काने लगी। जब उनकी आयु 12 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक अन्य विद्यालय में प्रवेश लिया, जहां भारतीय भाषा, ग्रंथ और संस्कृति के साथ शिक्षा दी जाती थी। कम उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की रचनाएं पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपना जीवन समाज सेवा और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित करेंगे। नेताजी को पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी उनमें था। यही कारण था कि बाल्यावस्था से ही उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। साल 1913 में जब उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, तो उनकी समाज सेवा और नेतृत्व क्षमता देखकर उन्हें छात्र संघ का नेता बना दिया गया। लेकिन कॉलेज का एक अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थियों के साथ बिना कारण मारपीट करता था। नेताजी ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की और कहा कि प्रोफेसर को विद्यार्थियों से क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने इस अन्याय को छोटी छोटी बातें कहकर टाल दिया। बस फिर क्या था, नेताजी ने सभी छात्रों को संगठित कर आंदोलन छेड़ दिया। यह घटना अखबारों की सुर्खियों में आ गई और दबाव में आकर उस प्रोफेसर को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। उसने फिर से भारतीय छात्रों पर अत्याचार किया। इस बार क्रोधित छात्रों ने मिलकर उस प्रोफेसर की पिटाई कर दी। परिणाम स्वरूप नेताजी को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। किसी तरह भारत में रहते हुए नेताजी ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा ICS की तैयारी करें, लेकिन नेताजी का इस सेवा में बिल्कुल भी रुचि नहीं था, क्योंकि वे अंग्रेजों के अधीन काम करना नहीं चाहते थे। फिर भी पिता की इच्छा का मान रखते हुए वे इंग्लैंड गए
और सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। साल 1921 में उन्होंने पहले ही प्रयास में चौथे स्थान के साथ सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कुछ समय तक इस सेवा में कार्य करने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि अंग्रेज भारतीय जनता पर अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। इस बीच कई घटनाएं उनकी आंखों के सामने घटित हुईं, जिन्होंने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यह नौकरी मुझे सुरक्षा, सुख सुविधा और चयन का जीवन तो दे सकती है, लेकिन भारत को आजादी दिलाना इससे कहीं अधिक आवश्यक है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी और भारत लौटने का निश्चय किया। उन दिनों अखबारों में सुर्खियां छपीं, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा की नौकरी त्याग दी, वे भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने आ रहे हैं। बस फिर क्या था, जब उनका जहाज भारत लौट रहा था तो समुद्र तट पर हजारों भारतीय जनता उन्हें देखने और स्वागत करने के लिए एकत्र हो गई। हर कोई उस युवा क्रांतिकारी को देखना चाहता था जिसने आराम और विलासिता का जीवन ठुकराकर राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था। भारत पहुंचने के बाद नेताजी ने कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को स्वतंत्र कराने के अभियान में जुट गए। इसी बीच महात्मा गांधी ने नेताजी के देश प्रेम और भारतीय लगाव को देखा और उन्हें सलाह दी कि वे बंगाल जाकर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के साथ कार्य करें। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस सलाह को आत्मसात किया और बंगाल जाकर कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। जब अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर क्रूरता और अत्याचार करना शुरू किया, तब भारतवासी वीरों ने इसका प्रतिकार और विरोध करना आरंभ कर दिया। चौरी चौरा कांड की घटना से महात्मा गांधी को गहरा दुख और पीड़ा पहुंची, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का रक्त और जोश उबाल खा उठा। उनके भीतर इतनी प्रबल देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम था कि लोग उन्हें जानने, मानने और सराहने लगे। शीघ्र ही उनका परचम पूरे भारत में लहराने लगा। इसी समय उन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र शुरुआत की। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों और नीतियों के विरुद्ध निर्भीक होकर लेख लिखे। इन लेखों ने पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की चेतना और आजादी की लहर जगा दी। जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी और विद्रोह की भावना बलवती होती गई। सुभाष चंद्र बोस ने प्रखर भाषण और प्रभावशाली संबोधन के माध्यम से देशवासियों को जागरूक किया। उन्होंने हर जगह, हर मंच पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंग्रेजों का शासन अन्याय और शोषण पर आधारित है और इससे मुक्ति पाना ही सच्चा स्वतंत्र भारत बनाने का मार्ग है। अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर एक प्रदर्शन दौरान नेताजी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन कई बार उन्हें कारावास और कैद का सामना करना पड़ा। एक बार जब उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया तो उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इलाज के लिए बाहर भेज दिया। उस दौरान उन्होंने अनेक लोगों से भेंट मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए अपने विचार साझा किए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के महासचिव दायित्व संभाल लिया। उस समय पूरे देश में जिन दो नेताओं का नाम सबसे अधिक गूंज रहा था, उनमें पहला था सुभाष चंद्र बोस और दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों नेताओं ने मिलकर भारत को स्वतंत्र और स्वाधीन बनाने के लिए अथक प्रयास किए। महात्मा गांधी का भी जनमानस आदर सम्मान दिनों दिन बढ़ता गया। लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और श्रद्धा पूर्वक मानते थे। एक दिन सुभाष चंद्र बोस अपने बैठक में सभी से बोले, मैं कुछ दिन के लिए घर के अंदर रहूंगा। इन दिनों में किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी और न ही किसी से कोई बात छेड़ी जाएगी। सभी दंग रह गए, लेकिन नेताजी की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता था। फिर क्या था, जब उनको काम दिया जाता तो वे खाने के बर्तन ले जाकर वहां से जितने भी बर्तन होते वहीं वापस दे दिया करते। एक दिन नेताजी अपने एक साथी की गाड़ी में देश से बाहर जाने के लिए सुबह सुबह बैठे और गाड़ी में चल पड़े। वे लाहौर होते हुए रूस गए, वहां से जर्मनी गए और हिटलर से मिले। उन्होंने हिटलर से भारत की आजादी की बात की और सिंगापुर में बंद भारतीय सैनिकों को अपनी फौज में शामिल कर आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने हिटलर से सैनिकों की मदद मांगी और हिटलर ने उन्हें जापान भेजा। वह जहाज क्रैश हो गया। सबको लगा कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, लेकिन उस क्रैश के बाद वे कभी नहीं दिखे। आज तक उनके निधन का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।